नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक आपके बीच में आज फिर उपस्थित हुआ हूं इलाहाबाद और अब के प्रयागराज की एक और गौरवशाली गाथा लेकर। स्वर्णिम इतिहास बताता हूं, घटनाएं बताता हूं और वह बताता हूं जो इलाहाबाद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, लेकिन जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों में है। आज मैं आपको 1800 के आसपास ले चलूंगा। यह कहानी मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पहली बार एक नई शुरुआत हुई थी और जिसका केंद्र था इलाहाबाद। जैसे जैसे मैं प्राचीन काल से आज मैं आऊंगा, वैसे वैसे मेरा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर होता जाएगा। मित्रों, यह घटना है 1828 की, जब पहली बार 1 अक्टूबर को यहां पर लाखों लोग जुटे थे उस इतिहास के साक्षी बनने के लिए जो घटित हुआ था इलाहाबाद में। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की सामरिक स्थिति को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो समझ गए थे कि अगर मुझे दिल्ली पर राज करना है तो कलकत्ता और मद्रास के अलावा भी हमें कहीं बीच में एक केंद्र विकसित करना होगा जिससे त्वरित गति से दिल्ली पहुंचा जा सके। 1800 के आसपास कलकत्ता और मद्रास अंग्रेजों का बड़ा केंद्र था। पानी के जरिए वो भारत में कलकत्ता और मद्रास में सबसे पहले आते थे। उसके पश्चात वह पैदल और सड़क मार्ग से दिल्ली या कहें पश्चिम में, उत्तर में जाते थे। यह एक कठिन रास्ता था और राज्य के लिए त्वरित गति से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में अंग्रेज रणनीतिकारों ने इलाहाबाद की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को समझते हुए एक योजना बनाई और वह योजना थी कि पानी के रास्ते से जल्द बिना किसी हमले के वह कलकत्ता से इलाहाबाद आ सकते थे और फिर इलाहाबाद से दिल्ली जा सकते थे। ऐसे में कलकत्ता से दिल्ली की दूरी बहुत घट जाती थी। अब योजना बन चुकी थी। अंग्रेजों ने इस योजना को अमल लाने के लिए एक दल गठित किया और फिर शुरू हुआ 800 मील का सफर। यह 800 मील का सफर 26 दिनों में पूरा हुआ और 1 अक्टूबर को वह स्टीमर इलाहाबाद में उस स्थान पर पहुंचा जहां पे उसे पहुंचना चाहिए था। अंग्रेजों ने पहले ही विस्तृत तैयारी कर रखी थी। स्टीमर के लिए एक स्थायी जेटी का निर्माण किया गया। वह जेटी आज भी है। उस जेटी को जब बनाया गया तो वह इस तरीके से था कि वहां पर माल भी उतारा जा सकता था और आदमी भी बड़े आराम से उतर सकते थे। पानी कम रहे या पानी ज्यादा रहे, दोनों अवस्था में जहाज यहां पर जेटी पे खड़ा हो सकता था और वहां से सामान और आदमी बड़े आसानी से उतर कर आ सकते थे। 1 अक्टूबर का दिन था और जब यह बात फैली कि पानी के रास्ते बिना नाविकों के चलाए, ध्यान रखिएगा, बिना नाविक के चलाए एक नाव आ रही है, जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और कहा तो यह तक जाता है कि कई दिन पहले से लोग सत्तू और पानी लेकर उस स्थान पर जुट गए जहां पर स्टीमर को आना था। यह स्थान आज भी आप जाकर देख सकते हैं। मनकामेश्वर मंदिर और नए यमुना पुल के बीच में दाहिनी तरफ
यमुना की तलहटी पे लाल ईंटों से टूटी जर्जर अवस्था में लेकिन मजबूती से खड़ी वह जेटी आज भी की बात आपको और बताता हूं। यमुना के दोनों तरफ लाखों की भीड़ तो जमा ही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि गंगा के रास्ते से पूरब से एक स्टीमर आ रहा है, ऐसी नाव आ रही है जो बिना चप्पुओं के चल रही है, यानी नाविक जिस पर चप्पू नहीं चलाते, ऐसी नाव आ रही है, तो गांव में लोग उस स्टीमर को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। जगह जगह इसका स्वागत भी हुआ था। एक और बड़ी बात आपको बताता हूं जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है। रेलवे का सिविल स्टेशन आज जिस जगह है वहां पहले नहीं था। यह कचपुरवा गांव बोला जाता था और मेरे बचपन के समय तक लोग इस स्टेशन को कचपुरवा ही बोलते थे। सिविल स्टेशन रेलवे का इसी जेटी के पास था। एक अंग्रेज महिला ने भी इसके बारे में लिखा है कि 1828 में 1 अक्टूबर के दिन कैसे यहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। एक उत्सव मन रहा था और वह उत्सव अंग्रेज भी मना रहे थे और भारतीय भी। उस उत्सव का सबने आनंद लिया। आज मैंने आपको इलाहाबाद की गौरवशाली गाथा में एक और अध्याय जोड़ा है। जब भी कभी आप इलाहाबाद आएं तो जरूर मनकामेश्वर मंदिर और नए यमुना ब्रिज के बगल में जाकर देखें। वहां आपको जेटी आज भी जर्जर लेकिन मजबूत अवस्था में खड़ी मिलेगी। और इसी के पास, वोट क्लब के पास एक तरीके से कहें, एक स्टेशन था जो बाद में उठकर आज के समय में प्रयागराज जंक्शन बन गया है। कुंभ के समय में नितिन गडकरी मंत्री राष्ट्रीय जलमार्ग आए थे। वह घूम रहे थे और श्रीमान केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उनको स्थान स्थान के बारे में बता रहे थे। चूंकि मैं इस जेटी से भिज्ञ था और मैं इन दोनों महापुरुषों के साथ था, मैंने उनको इस जेटी के बारे में बताया। वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे आग्रह पर कि इसका संरक्षण करेंगे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके संरक्षण की घोषणा की। मैंने एक पत्र भी डाला है कि इसका संरक्षण किया जाए। अगर हम इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को नहीं संरक्षित करेंगे तो कौन करेगा। आज मैंने आपको इलाहाबाद की एक और गौरवशाली गाथा सुनाई है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। आपके साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा इलाहाबाद, प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयागराज की एक और नई कहानी जो इतिहास के पन्नों में दफन है, जिसे मैं खोज कर आपके लिए लाता हूं, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरव को समझ सके। नमस्कार।